तो जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो हमारा सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें 40 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारा 41वां क्वेश्चन है। चलिए तो इस पे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन 41 नंबर है कि प्रोजेक्ट 71I किसके संबंधित है। तो ऑप्शन है पनडुब्बी, ऑप्शन बी है हवाई जहाज, ऑप्शन सी है सैन्य अभ्यास, ऑप्शन डी है मिसाइल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पनडुब्बी। तो चलिए इसका विस्तार पे देखते हैं कि इसका विस्तार कैसे है। ठीक है, ये हमारा विस्तार पूर्वक जानकारी, जिसमें लिखा है कि प्रोजेक्ट 71I नौसेना की P-75 श्रेणी की पनडुब्बी का अनुभवती है। प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 प्रारंभिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्वदेशी तौर पर परिकल्पित की गई है, जो आधुनिक वायु स्वतंत्रता प्रणोदन प्रणाली से लैस है। इसकी अनुमानित लागत 43,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, इसके तहत 6 पनडुब्बियां हैं: INS कलवरी, INS वागसीर, INS वेला, INS खंडेरी, INS करंज और INS वागीर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि ब्रॉन्ज मेडल मिश्रित होता है CUSN से या CUZN से या CUSI से या CUZN-TH से। इसका मतलब है कि ब्रॉन्ज मेडल किससे मिल के बनता है। तो आपका ब्रॉन्ज मेडल जो है CUSN से, ठीक है, का मिश्रण होता है। CU मतलब तांबा और SI मतलब सिलिकॉन। इसका उपयोग का मास्टर मिश्रण धातुओं के को तैयार किया जाता है, जिससे अनाज भंडारण एवं रिफाइनरी संशोधन से संबंधित सामग्रियां सुरक्षित रखी जाती हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं कुछ मिश्रित धातु को। जैसे कि ब्रॉन्ज जो होता है वो CU और CU से मिलकर बनता है, CU और CU से, जिसमें CU का जो है परसेंटेज होता है 60 से 80% और CU दूसरा जो CU होता है उसमें 40 से 20%। ये कंडेंसर बनता है, इससे कंडेंसर हो गया, बर्तन हो गया इत्यादि निर्माण होते हैं इससे। और दूसरा ब्रॉन्ज की बात किया जाए, सॉरी ये ब्रास था, ये ब्रॉन्ज है। ठीक है, SN की बात किया जाए तो इसमें 75% से 90% तक CU रहता है। और सिलिकॉन जो होता है आपका 25% से 10%। सिक्का, घंटी, बर्तन इत्यादि से बनते हैं। डेंटा मेडल की बात किया जाए तो इसमें CU कॉपर जो होता है 60% और जिंक जो होता है आपका 38%। ठीक है, बियरिंग बनता है, इसे वाल्व बनता है, जहाज का प्रोपेलर के निर्माण होते हैं। ठीक है, और बाकी जर्मन सिल्वर की बात किया जाए, जर्मन सिल्वर की बात की जाए तो ये CU 30% 50%, जेडन जो है 35 से 25 तक, और निकल जो होता है वो 35 से 25 तक, और गहना बर्तन इत्यादि बने जाते हैं। मोनिल मेटल जो होता है CU 30% और Ni जो है 67%। एसिड कंटेनर एवं एसिड पंप इत्यादि का निर्माण होता है इससे। एल्युमिनियम जो ब्रॉन्ज होता है, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, वो जो है आपका CU 90% और एल्युमिनियम जो होता है 10%। सिक्का, मूर्ति इत्यादि बनाए जाते हैं इससे। अब फास्फर ब्रॉन्ज जो होता है वो CU 94% और SN जो है 5% और P जो होता है 1%। वाल्व, कैग मील इत्यादि बनाए जाते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 43 आपका है कि पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है। एक झील है या जलप्रपात है या पर्वत चोटी है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ये एक पर्वत चोटी है। ठीक है, जो कि आपका पश्चिमी घाट पर्वत घाट में प्रचलित कुद्रेमुख पर्वत चोटी कुद्रेमुख कर्नाटक के पठार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, जिसका ऊंचाई 1892 मीटर है। ठीक है, पश्चिमी घाट की बात की जाए, ये पश्चिमी घाट क्या है, तो अगर आप जानते हैं कि ऐसे ऐसे भारत है। ठीक है, ऐसे मतलब जो भी भारत है, तो यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, फिर महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक हो गया, फिर यहाँ पे केरल हो गया, फिर यहाँ पे आपका तमिलनाडु जितना भी हो गया, तो ये जितना भी क्षेत्र हैं ये सब आपके पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 1300 किलोमीटर लगभग ये आपका, शायद 1600 किलोमीटर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1600 किलोमीटर जो है आपकी इसकी लंबाई है लगभग। ठीक है, यही पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। तो इसी की बात कर रहे हैं। तो यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिप तक 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियाँ की बात किया जाए तो ये प्रमुख चोटियाँ हैं कलसूबाई 1646 मीटर ऊंचा, महाबलेश्वर 1438 मीटर,
मुलनगिरी 1925 मीटर और कुद्रे मीटर 1892 मीटर, ठीक है, आदि है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो होती है ग्रंथि से मिलती है यहाँ पे, जिसका सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई जो होती है 26 से 37 मीटर है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची शिखर जो है दोदा बेटा है। दक्षिण भारत की दूसरा सबसे ऊंची शिखर क्या है? दोदा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। इसकी अन्नाई मुदी चोटी जो 2695 मीटर है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई की पहाड़ी की शाखा एक उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी और दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ी के रूप में फैली हुई है, ठीक है। पूर्वी घाट की बात की जाए, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की बात किया जाए, यह महानदी की घाटी से नीलगिरी तक 1300 किलोमीटर की लंबाई फैली हुई है। उत्तर में दक्षिण की ओर पाई जाने वाली पहाड़ियों का क्रम, उत्तर से दक्षिण की ओर पाई जाने वाली पहाड़ियों का क्रम, यानी कि अगर बात की जाए कि मान लीजिए पृथ्वी और बात की जाए भारत की कुछ इस प्रकार है, ठीक है। मान लीजिए कुछ इस प्रकार का भारत आपका, तो इसमें जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी हो गया और यहाँ से यहाँ तक पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी हो गया, ठीक है। तो यही जो है 1300 किलोमीटर है, ठीक है, ये 1300 किलोमीटर का है और ये जो है आपका 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा यहाँ से यहाँ तक। ये थोड़ा सा मैंने उल्टा पुल्टा बन गया है थोड़ा सा, ये जो है लंबा रहेगा और ये थोड़ा सा छोटा रहेगा, ठीक है। तो ये बात कर रहा है, तो उत्तर से दक्षिण यानी कि आपका ये उत्तर हो जाएगा, इधर उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। तो ये भारत के नक्शे में जो है आपका देखेंगे कि तो आपको दिखेगा कि नल्ला मलाई, वेलीकोंडा, पालकोंडा, नगारी, जवादी, सेवराय, पंचमलाई, सिरूमलाई जो है आपकी पहाड़ियाँ हैं उत्तर से पश्चिम की तरफ। पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियाँ जो है जिंदागढ़ 1690 मीटर, महेंद्रगिरी 1501 मीटर आदि हैं, ठीक है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट है या किबुल लामजाओ है या मानस है या इनमें से कोई नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा किबुल लामजाओ जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपके उत्तर की बात की जाए तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ है। यह राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है, लोकटक झील में स्थित है, मणिपुर के लोकटक झील में, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान का 2/3 भाग फुमड़ी मिट्टी यानी कि मिट्टी प्लस बायोमास से निर्मित हुआ दलदल है। यह उद्यान संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है, यह उद्यान संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, संगाई हिरण के लिए। और बात किया जाए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? तो दाची गाम है, एकमात्र क्षेत्र जहां कश्मीर स्टैग हंगूल पाई जाती हैं, कश्मीर स्टैग हंगूल पाई जाती हैं। लद्दाख की बात किया जाए तो लद्दाख में हेमिस हाई है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस हाई। उत्तराखंड की बात किया जाए तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है और जो 1936 में बनकर भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान हुआ था, ठीक है। राजस्थान की बात किया जाए तो केवला देव है, राजस्थान में केवला देव है। साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल मेरुग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्राकृतिक आवास है इसमें। छत्तीसगढ़ की बात किया जाए, छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी है, राणा चार्ल्स डार्विन नामक नई मेढक प्रजाति पाई जाती है इसमें। मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो इसमें बांधवगढ़ है, सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। और मेघालय की बात किया जाए तो मेघालय में बलबकरम है, रेड पांडा पाया जाता है। गुजरात की बात किया जाए तो गिर है, गिर पहाड़ी गिर उद्यान है और एशियाई सिंह पाया जाता है। असम की बात किया जाए तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और एक सिंह वाला गैंडा पाया जाता है इसमें। 45 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसमें निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है? आवास एवं वित्त बैंक को, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को, उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था को, और लास्ट डी है और नॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था को, ठीक है। तो आपका इसका डी उत्तर का कुछ संक्षेप में है, उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुआ था आपका भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ठीक है। तो अब आते हैं, शुरुआत में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय
कोलकाता में स्थापित था। शुरुआत में रिजर्व बैंक का जो है केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, जो 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद न इसका भारत के में शामिल कर लिया गया। उसके बाद आरबीआई बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मापदंड निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है। उद्देश्य प्रणाली में लोगों को विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनताओं को किफ़ायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना इसका मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात की जाए तो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य है, तो आपका क्या उत्तर प्रदेश है या राजस्थान है या मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि आपका सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, राज्य राजस्थान है। ठीक है, तो इसे आप याद कर सकते हैं, राज्य राजस्थान है, जिसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी क्षेत्रफल जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद से दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश है और पाँचवें स्थान पे गुजरात है। ठीक है, आप इस पर याद कर सकते हैं। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटे राज्य की बात किया जाए तो सबसे छोटा राज्य की बात कर रहे हैं तो ये 3702 वर्ग किलोमीटर जो है गोवा है। उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद त्रिपुरा है, मतलब सबसे छोटा गोवा है, उससे बड़ा सिक्किम है, उससे छोटा त्रिपुरा है, उससे बड़ा नागालैंड है और उससे बड़ा मिजोरम है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम बात किया जाए तो लद्दाख सबसे बड़ा है, सबसे छोटा जम्मू कश्मीर है, उससे छोटा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दिल्ली की बात की जाए तो 1484 किलोमीटर है चौथे नंबर पे। और दादरा नगर हवेली की बात की जाए तो ये 603 वर्ग किलोमीटर है। पुडुचेरी जो है 479 किलोमीटर है, चंडीगढ़ जो है 114 किलोमीटर है और लक्षद्वीप जो है 32 किलोमीटर है। नोट की बात की जाए तो बिहार का क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 12वां राज्य है। इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आई ईट अ बनाना एवरी डे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको दिखाते हैं हम इसका उत्तर में। ये देखिए कैसे बनाया गया है ये कि आई ईट अ बनाना एवरी डे। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो इसमें जो है सब्जेक्ट V1 है, ऑब्जेक्ट जो है ये बनाना ऑब्जेक्ट है और ए बनाना ऑब्जेक्ट है और एडजेक्टिव जो है टाइम एवरीडे है। तो ये बनाना इज ईटन बाय एवरीडे। तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे कि बनाना जो है ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है इसमें और उसके बाद ना ईज लग जाता है और इस बात ये V1 के जगह पे भीतरी हो जाता है ये, और बाय प्लस एजेंट लग जाता है। तो इसके बाद ना मी बाय और एवरीडे लग गया। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा छोटा सा नियम होता है, आप इसे सीख लेंगे तो हमेशा क्वेश्चन ही पूछता है इसमें से। ठीक है, तो ये 48 नंबर की बात किया जाए तो निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक कौन सा है। तो क्या लिथियम है या CS है या क्लोरीन है या मतलब नाइट्रोजन N की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि सबसे पहला जो है मतलब इसमें विद्युत ऋणात्मक की बात किया जाए तो 0.98% है और CGM जो है आपका 0.79% है, क्लोरीन जो है आपका 3.616% है और नाइट्रोजन जो है 3.04% है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा CGM, जो कि विद्युत ऋणात्मक सबसे कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि एक समान वृत्तीय गति के निम्न राशि स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है, तो कौन सी राशि स्थिर रहती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर एक समान मतलब ये गति करेगी तो इसमें जो है आपके तरह तरह के जगह थोड़ा सा भी जगह बदलेंगे तो आपका जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन चेंज मतलब जो है कि सदिश राशि, जिस भी राशि में अगर जो भी राशि है उसमें डायरेक्शन ना हो तो उसे अदिश राशि कहते हैं। तो इसमें ढूंढिए किस में डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वृत्तीय गति कर रहा है तो पल पल में उसका डायरेक्शन बदलेगा तो इसका मान भी बदलेगा। तो इसमें चाल जो है, चाल का देखिए, चाल जो है उसमें मतलब क्या बोलते हैं डायरेक्शन है तो इसमें नहीं होता है, और वेग में होता है, त्वरण में होता है, संवेग में भी होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका चाल हो जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में चाल स्थिर रहती है। ठीक है, चाल स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति के
त्वरित गति है, क्योंकि निकाय को गति की दिशा लगातार बदलती रहती है एवं वृत्तीय गति के दौरान निकाय का कोणीय वेग स्थिर रहता है, तो इसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। वृत्तीय गति में चूंकि गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, इसलिए त्वरण भी एक समान वृत्तीय गति के दौरान बदलता रहता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वृत्तीय गति हो रही है उस प्रकार से इसका जो भी वेग है, त्वरण है या समय है, सब बदलता जा रहा है। ठीक है, ये अभिकेंद्रीय बल का सूत्र जो होता है mv²/r। परिणाम जो होता है इसका वेग में बात की जाए, वेग की बात की जाए तो वेग, परिणाम और दिशा दोनों बदलते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये बदलता रहता है। तो अब आते हैं आगे। त्वरण जो है क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, आप उसको समझ सकते हैं कैसे समझना है। तो निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निवारक निरोध अधिनियम जो भी आपके समय समय पे जो भी मतलब भारत को आतंकवादियों या फिर जिस भी प्रकार से बचाने के लिए जो भी नए नए अधिनियम लाए गए उसी की बात कर रहा है। तो इसमें सबसे पहला जो है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, व्यापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम। ठीक है, और चौथा जो है विदेश मुद्रा के संरक्षण और तरक्की गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम। तो इसका समय समय पर बात की जाए तो समय समय की बात की जाए तो कौन सा होगा समय समय पर, तो ऑप्शन ए होगा आपका, पहला नंबर पे दूसरा होगा। पहला नंबर पर दूसरा सबसे पहले आया था और उसके बाद से ना फिर चौथा नंबर आया था, पहला एक नंबर पे ये और 2 नंबर पे ये जो है, और 3 नंबर पे ये, और 4 नंबर पे 3 नंबर। ठीक है, इस प्रकार से आया था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि निवारक निरोध कानून जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है, निम्न निवारक निरोध कानून जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है वो निम्न है। सबसे पहले की बात किया जाए तो निवारक निरोध अधिनियम 1950 में आया था, जो कि 1959 में समाप्त हो गया। और दूसरा जो है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जो कि मीसा कहा जाता है उसको, 1917 में आया था, जिसे 1975 में निराशित किया गया। मीसा एक्ट के तहत ही जो है लालू यादव जो है जेल में गए थे इंदिरा गांधी सरकार में, और इसी जेल में ही उन्होंने उनकी बेटी हुई थी जिसका नाम उन्होंने मीसा रखा, इसलिए लालू यादव की बेटी का नाम है मीसा। ठीक है, अगला बात की जाए 3 नंबर की बात की जाए विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारक अधिनियम, जो कि कोफी पोजा कहा जाता है, 1974 में आया था। ठीक है, और चौथा की बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नासा 1980 में आया था। चोर बाजारी निवारक अधिनियम, आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, जो कि इस नाम से जाना जाता है, जो भी 1980 में आया था। आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम टाडा, ठीक है, 1985 में आया था, 1995 में समाप्त हो गया। इसी के तहत जो है आपका संजय दत्त जो है वो गिरफ्तार हुए थे टाडा एक्ट के तहत। ठीक है, स्वापक औषधि और मनरू प्रभावी पदार्थ व्यापक निवारण पीटन डीपीएसए अधिनियम 1988 में आया था। आतंकवादी निवारक अधिनियम पोटा 2002, इसे 2004 में निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, गैर कानूनी अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधि और रोकथाम अधिनियम यूएपीए 1967, जो कि 2004 से 2008, 2012, 2019 में संशोधित हुआ। अंततः कालानुसार जो है 2, 4, 1, 3 सही उत्तर है। निवारक निरोध कानून का निरोध एवं गिरफ्तार से संरक्षण का संबंध 22वां अनुच्छेद से है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड के राय के 3 से 2 माह तक कर दिया गया है। ठीक है, बात की जाए 51 नंबर, तो 51 नंबर की क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मिश्रणीय द्रव को अलग करने की एक विधि है। पिचकारी की द्वारा प्रयोग करके प्रभाजी आसवन, निस्तारण और छानना। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी मिश्रणीय द्रवों को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन जो होता है, प्रभाजी आसवन है। ठीक है, प्रभाजी आसवन की बात की जाए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिसके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है। दूसरे शब्दों में द्रवों को क्वथनांक एक दूसरे से समीप होता है। भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि इसी विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं। जलीय
जलीय वायु से विभिन्न गैसों की इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने का पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिश्रित सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 जो आपका है, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करती है? जूट के, तंबाकू के, या तिलहन के, या गेहूं के? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जूट की। ठीक है, गंगा के निचले मैदान जूट के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करती है। गंगा के मैदान के 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग आपका होगा वो गंगा का ऊपरी मैदान, जो उत्तराखंड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तार है। मध्य गंगा का मैदान तो पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बिहार में विस्तार है। तीसरा जो है गंगा का निचला मैदान पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विस्तार है। अगला बात किया जाए कि जूट के उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान 70 से 80 डिग्री सापेक्ष आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसलिए गंगा का निचला मैदान इसकी खेती के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है। भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद बांग्लादेश और चीन इसका स्थान है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में जूट उत्पादन के द्वितीय स्थान बिहार के पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और जिलों की खेती में किया जाता है। बिहार के पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा जिले में किया जाता है। ठीक है, इसकी खेती। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 53 की, तो निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक समकों के स्रोत हैं? तो सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र और पुस्तकें और वेबसाइट द्वितीयक समकों के स्रोत हैं। तो इसका सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, जो कि आपके हैं, जो आपका है कि 1 नंबर पहला, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसी के बारी से है कि कैसे कि 3 नंबर 4, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर सभी द्वितीयक समकों के स्रोत हैं। द्वितीयक समक संकलन के 2 प्रमुख कार्य हैं, प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत की बात किया जाए तो सरकारी प्रकाशन, प्रत्येक सरकार को अपने देश के आर्थिक विकास की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष आर्थिक समीक्षा करनी होती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय निर्धन का स्तर, बेरोजगार, जीडीपी, कृषि उत्पाद, खनन, जनसंख्या आदि। आगे बात देखते हैं कि 2 नंबर में जो आपका आयोग एवं समितियों के प्रकाशन। तो सरकार समय समय पर विभिन्न आयोगों एवं समितियों का गठन करती रहती है, विभिन्न रिपोर्टों प्रकाशित करती है। उदाहरण योजना आयोग, नीति आयोग एवं वेतन आयोग। तीसरा जो आपका देख सकते हैं, तीसरा आपका है अर्ध सरकारी प्रकाशन। नगर निगम, नगर पंचायत, जिला पंचायत आदि अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित जन्म, मृत्यु, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित समकों का संकलन कराती है और उन्हें प्रकाशित करती है। चौथा नंबर शोधकर्ताओं व अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन। 5वां समाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन। 6ठा है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन जैसे यूएनओ, IMF, ILO, WHO आदि का प्रकाशन। ठीक है, 7वां जो आपका है कि सातवां आपका गैर सरकारी अथवा व्यापारिक संस्थानों के प्रकाशन जैसे मनोरमा, ईयरबुक, जागरण, वार्षिक प्रतियोगिता, दर्पण आदि। अप्रकाशित के स्रोतों की बात किया जाए तो अप्रकाशित स्रोत हैं आपके सरकार, संस्थाएं, संगठन अथवा व्यक्तियों द्वारा कुछ सामग्री संग्रहित की जाती है, परंतु ये इसका प्रकाशन नहीं करा पाते हैं। किसी अनुसंधानकर्ताओं को यदि इन प्रकार की सामग्री या समंक उपलब्ध हो जाते हैं तो वह इस सामग्री का उपयोग द्वितीयक सामग्री के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यही था आपका। तो क्वेश्चन नंबर 54 जो है आपका कि प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आपका गया था, पाटलिपुत्र था, या राजगीर था, या दरभंगा था? तो आपका सही उत्तर हो जा रहा है कि सी, राजगीर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी जो है आपका उत्तर सी जो है आपका इस प्रकार है कि प्राचीन मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी शहर था। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था, इसकी राजधानी राजगीर थी। हर्यंक वंश का उदयन जो था
ने मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को स्थापित किया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया था। क्वेश्चन नंबर 55 देखा जाए कि निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो इन्फ्लुएंजा है या हैजा है या काला अजर है या फिर टाइफाइड है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा काला अजर। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ संक्षिप्त में देख लिया जाए कि काला अजर प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। काला जार की बात किया जाए कि ये लिस्मैनिया डोवानिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। लिस्मैनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी सैंड फ्लाई होते हैं। इसके रोग को तेज बुखार होता है। हैजा की बात किया है तो ये विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खी द्वारा फैलता है। रोग के शरीर में जल की कमी हो जाती है, रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है और उल्टी दस्त के शरीर का सारा जल निकल जाता है, जिससे कारण प्यास बहुत तेज बढ़ जाती है। ठीक है, टाइफाइड की बात किया जाए तो ये सोल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। क्या टाइफाइड सोल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। और ये भी याद रखिएगा कि जीवाणु के कारण से होता है, विषाणु के कारण से नहीं होता है। एक विषाणु भी होता है, विषाणु जनित रोग भी होते हैं। ठीक है, तो इसके में और देखते हैं कि यह रोग प्रदूषित जल रोगों के मलमूत्र थूक के कारण से फैलता है। इस रोग को फैलाने में मक्खियों की विशेष भूमिका होती है। ठीक है, और एक लास्ट रोग बच गया कि आपका इन्फ्लुएंजा। यह एक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजा नामक रोगाणु के कारण से होता है। इसे फ्लू भी कहते हैं। इस रोग का आक्रमण होने पर सिर और पूरे शरीर में जोड़ों का दर्द, सर्दी, खांसी, तेज ज्वार आदि लक्षण प्रकट होते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 56 की बात की जाए तो मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी। तो आपका शहर है पणजी, चंडीगढ़, मुंबई या ग्रेटर नोएडा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ग्रेटर नोएडा के बारे में कुछ जानते हैं कि मोटो जीपी भारत रेस 2023 के ग्रेटर नोएडा के आयोजित किया गया था। इसके विजेता इटालियन राइडर मार्को बिजेची रहे। यह एक मोटरसाइकिल दौड़ है जिसके ग्रेटर नोएडा के पास धनकौर में बुध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किया गया था। बुध इंटरनेशनल सर्किट में क्वेश्चन नंबर 57 है कि वायु में ध्वनि तरंगे विचलित करती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में या अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में या अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों के तरंगों के रूप में या केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। तो आपका सही उत्तर ये हो जाएगा कि जो वायु में ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में मतलब अति करती हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा विचलन उनका एल्युमिनियम में होता है। एल्युमिनियम में होता है, स्टील में होता है। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों में उसके बाद स्टील के बाद लोहा में होता है। सबसे ज़्यादा मतलब एल्युमिनियम में होता है। ठीक है, तो मतलब इसका एल्युमिनियम में जो होता है आपका 6420 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये इसका स्पीड होता है इसमें करने के लिए। और ध्वनि जो होता है वो माध्यम में ही चल सकता है। ठीक है, बिना माध्यम का नहीं चल सकता। निरात में ये ध्वनि नहीं सुनाई दे सकता है। आप जानते हो कि जो है चंद्रमा पर जो भी व्यक्ति जाते हैं उनको माइक की जरूरत पड़ती है, ना कि ऐसे आसपास में आप बोलेंगे तो उसको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, वायु में बात की जाए, वायु में ध्वनि तरंगे विचलित करती हैं केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। अनुदैर्ध्य तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। यांत्रिक होने के कारण से इन्हें संचालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चूंकि अनुदैर्ध्य तरंगे अतः ये सभी माध्यमों ठोस द्रव गैस में संचरण कर सकती हैं। किसी माध्यम का ताप बढ़ने से उसकी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से ताप समान रहने पर गैसों के ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गैसों में ध्वनि तरंगों का वेग न्यूनतम होता है। हवा में ध्वनि तरंगों का 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। भिन्न भिन्न गैसों के ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। हालांकि गैसों में ध्वनि की चाल ज़्यादा तथा भारी से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात है, भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है। तो
तो क्या ये गहन या माया या मोह या तख्त? तो आपका सही उत्तर ये हो जाएगा कि आपका जो माया जो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी को अब भारत जो है अपने कंप्यूटर में मतलब उपयोग करने जा रहा है, जो भी सरकारी कंप्यूटर होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत की रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर माया और नाम ऑपरेटिंग सिस्टम लाया जा रहा है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 2021 में DRDO द्वारा विकसित कर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे 15 अगस्त 2023 के बाद लागू किया गया था, ठीक है। यह रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटरों के लिए सुरक्षा का भ्रामक परत बना देता है, उसके साइबर हमलों के छिपा सकता है। यह विदेशी देशों द्वारा ऑनलाइन खतरों के खिलाफ बाधा के रूप में कार्य करता है। चक्रव्यूह नामक एक अंतिम बिंदु पहचान और सुरक्षा प्रणाली द्वारा संचालित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो वर्ष 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम रहा? तो ये ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है दमन दीव, ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी है दादर एवं नागर हवेली। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दमन और दीव में। तो इसकी बात किया जाए तो वर्ष 2011 में भारत के दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी रहा, जो कि इसमें 1037 है। लिंग अनुपात के द्वितीय स्थान पर लक्षद्वीप रहा और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव रहा 618। ठीक है, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 5 राज्य की बात की जाए तो सबसे सर्वाधिक लिंग अनुपात है 1084 केरल में, तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993, मणिपुर में 992, छत्तीसगढ़ में 991। ठीक है, न्यूनतम लिंग अनुपात वाले 5 राज्य हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889 और सिक्किम जो है आपका 890, पंजाब में 895, उत्तर प्रदेश में 912। ठीक है, त्रिज्या ए तथा त्रिज्या बी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के सक्रिय सतह का क्षेत्रफल होगा। और क्वेश्चन नंबर 60 आपका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाई आर ए बी, ठीक है। इसका मतलब सही उत्तर हो जाएगा टू पाई आर एच। ठीक है, इसका सही मतलब उत्तर होगा, लेकिन उसको यहाँ पे एच के जगह पे बी माना है और आर के जगह पे ए माना है, तो इस हिसाब से आपका पाई आर ए बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 है कि बहुत ठंडे मौसम में ऐसा निम्न में से किस कारण के पाउडर में बदल जाता है? तो ऑप्शन ए है क्रिस्टल जालक के विस्तार के कारण, ऑप्शन बी है कम तापमान पर SNO के निर्माण के कारण, ऑप्शन सी है SN के पाउडरकृत मेटास्टेनिक अम्ल के बदलने के कारण, ऑप्शन डी है सफ़ेद SN के स्टेनली SN बदलने के कारण जो कि अक्रिस्टलीय है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो बट ऑप्शन आर नॉट इन मतलब कंप्लीटेड, इट्स इनकम्प्लीट। 3 SN के ऑक्सीकरण के कारण सर्दियों में 3 ढाल पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। SN प्लस 2O2 जो मिलकर बनता है SNO2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया था? तो ये आपके रहे ऑप्शन डी जुगेश के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में डी जुगेश ने मैग्नस कार्लसन को हराया था। इसके पहले कार्तिकेय मुरली पोटाला हरिकृष्णन तथा विश्वनाथ आनंद जो है आदि ने मैग्नस कार्लसन को हराया था। विश्वनाथ आनंद ग्रैंड मास्टर बनने वाले सबसे पहले भारतीय खिलाड़ी थे तथा आर प्रज्ञानंद सबसे कम उम्र में शतरंज ग्रैंड मास्टर रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 63 है कि पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति मात्रा के माध्यम संबंधित होता है, अनुपातिक, अप्रत्यक्ष, धनात्मक या ऋणात्मक? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि धनात्मक होता है। ठीक है, इसकी बात की जाए तो कैसे होगा ये? पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के माध्यम धनात्मक संबंधित होता है। पूर्ति का नियम की बात की जाए तो पूर्ति का नियम मांग के नियम के ठीक विपरीत होता है। पूर्ति एक कीमत का संबंध धनात्मक होता है, जबकि मांग एवं कीमत का संबंध ऋणात्मक होता है। जब किसी वस्तु की कीमत में
वृद्धि होती है तब उस वस्तु की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। तब जब कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु की पूर्ति में घट जाती है। ठीक है। इस प्रकार कीमत और पूर्ति के बीच सीधा संबंध है। ठीक है। परिभाषा की बात किया जाए तो वाटसन जो क्या कहते हैं इसके बारे में कि पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की पूर्ति इसकी कीमत के बढ़ने से बढ़ जाती है और कीमत घटने से घट जाती है। पूर्ति के नियम की मान्यता की बात किया जाए तो संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्पत्ति के साधन की कीमत स्थिर रहती है। उत्पादन की तकनीक में कोई सुधार नहीं होता है। क्रेता और विक्रेता की आय अपरिवर्तित होती है और उत्पादन का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना तथा इस उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है। तालिका की बात किया तालिका और चित्र द्वारा स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं इस प्रकार से है। ठीक है। पूर्ति के नियम के अपवाद की बात किया जाए तो भविष्य में कीमतों के गिरने पर का भय रहता है। मौसम का प्रभाव पड़ता है। नीलामी वस्तुओं के लिए लागू न होना। दुर्लभ वस्तुओं के लिए पूर्ति वक्र सामान्य नहीं। पिछड़े देशों की श्रम पूर्ति के लागू न होना। ठीक है। कुछ इस प्रकार से था। तो अब नेक्स्ट बात की नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर। किसी खेल में क्रमवार नियोजन कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने का डैश कहते हैं। एकल फसल कहते हैं, अंतरा फसलीकरण कहते हैं, या फसल चक्र कहते हैं, या मिश्र क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसके बारे में आप ही बताइए। तो फसल चक्र कहते हैं। एक साल में कौन कौन सा आपको उगाना है, कौन कौन सी फसल उगानी है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें किसी खेत में क्रमवार नियोजन कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने जाने का फसल चक्र कहते हैं। विभिन्न फसलों को उगाए जाने को फसल चक्र कहते हैं। ठीक है। फसल चक्र मृदा प्रबंधन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसके अंतर्गत फसलों का क्रमवार आवर्तन एक इस प्रकार किया जाता है जिससे एक फसल के कारण मृदा में होने वाले पोषक तत्वों की कमी तथा उसके फलस्वरूप उर्वरकों की संभाव्य कमी की क्षतिपूर्ति की जा सके, जिससे मिट्टी की उर्वरता को कम किए बिना न्यूनतम निवेश के साथ अधिक से अधिक प्रतिफल प्राप्त किया जा सके। ठीक है। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल की कटाई के बाद गेहूं की खेती के में फलीदार फसलों का उगाया जाना, जिसे गेहूं उगाने के कारण मृदा में होने वाली नाइट्रोजन फिक्सिंग के द्वारा पूरा किया जा सके। रबी की फसल को काटने के बाद खरीफ फसल के रूप में चारा उगाना, जिसे थोड़ा बढ़ जाने पर उसे बिना काटे मिट्टी में मिला देना ताकि भूमि में उर्वरता बढ़ जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको याद करना पड़ेगा पूरे देश का देश और उसकी राजधानी। तो जो कह रहा है कि रुपया मुद्रा है भारत की है या बांग्लादेश की है या भूटान की है या इंडोनेशिया की है। ये रुपया नहीं है, रुपया है। ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया की है। और इसके जैसा ही एक होता है रुपया जो आपका अरे लक्षद्वीप का होता है। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी मालदीव का होता है, रुपया होता है, रुपया मालदीव का। ठीक है। तो ये कैसा है इन देशों की देश की राजधानी और उसके मुद्राएं। तो भारत की आप जानते हैं कि नई दिल्ली है और पैसा जो है आपका रुपया होता है, मुद्रा जो है आपकी रुपया है। बांग्लादेश की ढाका है और राजधानी टाका है। भूटान की थिम्पू है और राजधानी जो है नगुलट्रम है। बहरीन की राजधानी जो है मनामा है और उसकी पैसा जो है दिनार है। और मंगोलिया की राजधानी जो है उलान बटोर है और मुद्रा जो है आपका तुगरिक है। और मलेशिया की जो है राजधानी आपका कुआलालंपुर है और क्या बोलते हैं मुद्रा रिंगगिट है। और मालदीव की राजधानी आपके माले है और पैसा रुपया है। और लाओस की राजधानी आपका वियंतियान है और मुद्रा आपका न्यूकी प्लाव है। और वियतनाम की राजधानी आपका हनोई है और मतलब मुद्रा जो आपका डांग है। और थाईलैंड की राजधानी आपका बैंकॉक है और मुद्रा जो आपकी बाहत है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 66 है कि कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है स्थिर पूंजी में, कार्यशील पूंजी में, मानव पूंजी में, प्राकृतिक संसाधनों में। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि कार्यशील पूंजी में कच्चा माल का सम्मिलित किया जाता है। कैसे देखा जाए, आप देख सकते हैं कि कच्चा माल कार्यशील पूंजी में सम्मिलित किया जाता है।
तो भौतिक पूंजी की बात किया जाए तो उस आधार पे आपके 2 भागों में बाँटा गया है, किस आधार पे? तो ये लिखा है कि औज़ारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औज़ार किसान का दल से लेकर प्राकृतिक मशीनों जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि औज़ारों, मशीन और भवनों का निर्माण होता है। उसमें जो भी प्रयुक्त होते हैं अब इसमें बात किया जाए। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने वाले ज़रूरी माल, ठीक है। उत्पादन के कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहते हैं। खरीदने के लिए कुछ पैसे की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नकद पैसे की कार्यशील पूंजी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात किया जाए कि व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है। व्यावसायिक बैंक जो होते हैं उसका मुख्य कार्य क्या है? तो सरकार के बैंकर बैंकों के संवर्धन और जमा स्वीकार करने और ऋण देने की बात कर रहा है, और बिल का भुगतान। इसमें सही अब उत्तर क्या होगा? तो आपका जमा स्वीकार करना ही या ऋण देना, यही काम होता है व्यावसायिक बैंकरों का, ठीक है। इसके बारे में बात किया, व्यावसायिक बैंकरों का मुख्य कार्य होता है जमा स्वीकार करना और ऋण देना। जमा स्वीकार करना यानी कि बैंकों की बचतों को जमा करता है। बैंकों के साथ हम 3 प्रकार के खाते खोल सकते हैं: बचत खाता, चालू खाता, सावधि खाता, ठीक है। ऋण देने की बात कर रहा है जो, उसको कैसे मतलब ये एक्सप्लेन करेगा कि बैंक का दूसरा मुख्य कार्य ग्राहकों को ऋण देना होता है। बैंक को दूसरे से जमा स्वीकार करता है और इसका एक निश्चित भाग सुरक्षित कोष में रखकर शेष बाकी जो है व्यापारियों को या उद्यमियों को उत्पादन कार्यों के लिए उधार देता है और उस पर एक उचित ब्याज मतलब ले लेता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 68 है कि फ्रांस के निम्न में से किस 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन किया था? मिराबियो और वाल्टेयर, या मिराबियो और रूसो, या ऑप्शन सी है मिराबियो या मोंटेग्यू, और ऑप्शन डी है मिराबियो और ओबेसिये। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मिराबियो और ओबेसिये। इसके एक्सप्लेनेशन की बात की जाए कि फ्रांस के मिराबियो और ओबेसियो ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की है। इन्होंने 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली का गठन किया है। 4 अगस्त 1989 को नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और वर्धनों का सामंत व्यवस्थित के उन्मूलन का आदेश पारित किया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप बनाया था। कब बनाया था? 1791 में। सन 1791 के संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंपा गया था। 21 सितंबर 1992 को नेशनल असेंबली ने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस की गणतंत्र घोषित किया। फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 69 की बात की जाए कि बाणों को रखने का साधन को क्या कहते हैं? ठीक है, उसको तकाबी कहते हैं, तिपुरपी ती तीरपू, वाह क्या शब्द है, तुड़ीर कहते हैं या तिरलाप कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा कि बाणों को रखने का साधन के रूप में उसको तुड़ीर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अन्य विकल्प असंगत है, ठीक है। आप ये इंग्लिश देख सकते हैं, इस प्रकार से है। तो इंग्लिश हम नहीं पढ़ते हुए सीधे आते हैं हिंदी पे, क्योंकि हम लोग हिंदी के छात्र हैं, ठीक है। नीचे आ गया भाई, हाँ यहाँ पे ये समझाया है कि किस प्रकार से जो है आपका नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाया जाता है डायरेक्ट नरेशन से, ठीक है। 71 नंबर की बात की जाए, 71 नंबर है कि क्वेश्चन, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से क्षेत्रों में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो क्या वो कला से संबंधित थे, या खेल से संबंधित थे, राजनीति से संबंधित थे, या अर्थशास्त्र से संबंधित थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कला से संबंधित थे। तो किस प्रकार के कलाकार थे वो? भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका का संबंध कला क्षेत्र से था। वर्ष 2019 में यह पुरस्कार 3 व्यक्तियों को, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नाना देशमुख को दिया गया था। यह कला, साहित्य एवं विज्ञान या बड़े पैमाने पर जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसका शुरुआत 1954 में किया गया था, 1954 में हुई थी। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इनके मेडल के पीतल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित होता है, ठीक है। और बात किया जाए कि एक देश में अधिकतम 3 बार, एक वर्ष में अधिकतम 3 बार 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। भारत रत्न के पुरस्कार प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।
मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न को सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति 1954 में बात किया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे प्रथम व्यक्ति, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकटरमन 1954 में पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति थे। ठीक है। और 1955 में बात किया जाए तो डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत, 1958 में धूमधो केशव कर्वे, 1961 में विधान चंद्र राय, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, 1962 में राजेंद्र प्रसाद, 1963 में जाकिर हुसैन और पांडुरंगा वामन काणे, और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति। 1971 में इंदिरा गांधी ने प्राप्त किया था। 1975 में बारह वेंकट गिरी ने प्राप्त किया था। 1976 में कुमार स्वामी कामराज मरणोपरांत प्राप्त किए थे। ठीक है। मरने के बाद 1980 में मदर टेरेसा ने प्राप्त किया था। 1983 में आचार्य विनोबा भावे ने प्राप्त किया था। 1983 में 1987 में खान अब्दुल्ला गफर खान ने प्राप्त किया था। 1988 में मखदूम गोपाल रामचंद्रन मरणोपरांत प्राप्त किए थे। 1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला ने प्राप्त किया था। ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर को भी मरने के बाद ही दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि 1991 में राजीव गांधी मरणोपरांत प्राप्त किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भी मरने के बाद ही। मोरारजी देसाई, ये सभी 1991 में प्राप्त किए थे। 1992 की बात किया जाए तो मौलाना अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा और मरणोपरांत JRD टाटा, सत्यजीत रे, ये 4 लोग हो गए नहीं एक साथ। और वहाँ पे बोला था कि सिर्फ 3 लोगों को ही अधिकतम प्राप्त किया जा सकता है। 1997 में APJ अब्दुल कलाम को प्राप्त हुआ था। गुलजार लाल नंदा को फिर दोबारा प्राप्त हुआ। अरुणा आसफ अली को प्राप्त हुआ। ये दोनों लोगों को मरने के बाद ही प्राप्त हुआ। और 1998 की बात किया जाए तो MS सुब्बालक्ष्मी, C सुब्रहाण्यम, जयप्रकाश नारायण। 1999 में पंडित रविशंकर प्रो, अमर्त्य सेन एवं गोपीनाथ बालदोई और मरणोपरांत। ठीक है। 2001 में लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को प्राप्त हुआ था। 2008 में भीमसेन जोशी को प्राप्त हुआ था। 2014 में सचिन तेंदुलकर को प्राप्त हुआ था। सबसे कम उम्र वाले हैं चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव को प्राप्त हुआ था। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय को प्राप्त हुआ था। 2019 में प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख और भूपेन हजारिका को प्राप्त हुआ था। और लास्ट जो है कर्पूरी ठाकुर को प्राप्त हुआ था। ठीक है। कर्पूरी ठाकुर को याद रखना बहुत जरूरी है। और एक लाल कृष्ण आडवाणी को प्राप्त हुआ था। ये दोनों जो है राजनेता थे। ठीक है। 1972 की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 72 की बात किया जाए, निम्नलिखित में से अनपचयी शर्करा कौन सी है? तो अनपचयी शर्करा आपका सुक्रोज हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी, अनपचयी शर्करा ऐसी शर्करा G2 फेलिंग एवं टॉलेन अभिकर्मण विलयन को अपचित नहीं करते हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सीम नहीं बनाते हैं एवं परिवर्तन ध्रुवण घूमड़ प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्या लिखा है? ध्रुवण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये आपका उसका चित्र है। ये आपका है ग्लूकोज का चित्र और ये आपका फ्रुक्टोज का, मतलब इतना इसमें से बीच में से यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा अलग है। ठीक है। तो ये अलग हो गया, ये अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से था। क्वेश्चन नंबर 73 जो आपका है कि मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में मिलता है। मुख्यमंत्री मंत्रालयों का प्रधान होता है। वह सभी मंत्रालयों पर निगरानी एवं सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह दायित्व कर्तव्य होगा कि राज्य के प्रशासन संबंधी सूचना राज्यपाल को प्रदान करे। ठीक है। राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चित राज्यपाल को संसूचित करते हैं। इससे संबंधित जो जानकारी राज्यपाल मांगे उसे देना है। और मुख्यमंत्री का यह भी दायित्व है कि अगर किसी विषय पर किसी मंत्री ने निश्चित कर दिया है कि परंतु मंत्रिपरिषद द्वारा
विचार नहीं किया गया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा की जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखेगा। ठीक है। अनुच्छेद 162 यह संबंध है अनुच्छेद 162 का संबंध यह है कि संबंध अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से है। यह विस्तार उन विषयों पर होगा जिसके संबंधित में उस राज्य के विधानमंडलों को विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 168 की बात की जाए कि राज्यों के विधानमंडल का गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडल के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 168 विधान परिषद के गठन का प्रावधान करता है। ठीक है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 74 है कि आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है रुधिर द्वारा या लसिका द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लसिका द्वारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी है लसिका द्वारा। वहाँ वसा के पाचन के परिणाम स्वरूप वसा में घुलनशील विटामिन मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉयल और कोलेस्ट्रॉल और मोनोग्लिसराइड को संचार प्रणाली में प्रवेश की आवश्यकता होती है जो लसिका द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके पश्चात इसका उपयोग शरीर के चारों ओर कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। एक बार वसा आंतों को कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं तो रक्तहीन रक्त प्रवाह सीधे लघु मध्य श्रृंखलाओं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अवशोषित कर रक्त प्रवाह में स्थानांतरित करने में मदद करता है। ठीक है। वसा का पाचन अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया है। यह अधिकांश पेट और छोटी आंत में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात की जाए फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा साफ करता है? अवशोषण द्वारा, अधिशोषण द्वारा, स्कंदन द्वारा या अपोहन द्वारा। तो ये ऑप्शन सी स्कंदन द्वारा। फिटकरी गंदे पानी को स्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघटन मिलाते हैं तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपण हो जाता है। इसे स्कंदन कहते हैं। स्कंदन का प्रयोग अशुद्धियों के आकार को बड़ा करता है जिसके कारण से वह पानी के नीचे बैठ जाए। फिटकरी एवं एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग आमतौर पर जल उपचार में स्कंदन के रूप में किया जाता है। फिटकरी पानी में मौजूद रोगजनकों को मारने का प्रभावी होता है। मतलब रोगजनक को मार देता है जो भी बैक्टीरिया होते हैं। जब फिटकरी को पानी में मिलाया जाता है तो यह पानी में मौजूद क्षारीय के स्थान साथ प्रक्रिया करती है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के चिपचिपा पतला गाढ़ बन जाता है। कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन के पृथक करने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है। इस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। निम्न प्रकार की ये आपकी सूत्र हैं, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपकी 76 नंबर की कॉपर छीलने को सांद्र H2SO4 साथ गर्म करने पर क्या होता है? कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या होता है? तो आपका SO2 रिलीज होगा। ठीक है। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर SO2 मुक्त करता है। सांद्र H2SO4 इस प्रकार से होता है और जब ये गर्म किया जाता है तो ये CuSO4 बन जाता है और SO2 मुक्त कर देता है, H2O जल बन जाता है। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब मुक्त करता है। आपके क्वेश्चन नंबर 77 है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1492 में आया था। यही सही उत्तर होगा या फिर 1494 में या फिर 1498 में या 1506 में। तो आपका कोई ऑप्शन इधर उधर नहीं होगा। आपका 17 मई 1498 को आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 77 इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन है कि वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के गुजरात पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीद के सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट यानी कि केरल में जो कालीकट है वहाँ पर पहुँचा था, जहाँ जमोरिन ने उसका स्वागत किया था फूल मालाओं के साथ। ठीक है। उसी के साथ भारत गुलाम हो गया। तो इसके बाद सन 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया था। और ये मान लीजिए जो 17 मई को आया था वो पहुंचा था और जो जमोरिन था वो वहीं पे मार के भगा दिया होता तो आज तक भारत गुलामी नहीं होता और भारत कहाँ होता अभी। और बात किया जाए कि पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया था।
फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो था 1505 से 1509 तक भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में कार्य किया था। 1505 में प्रथम बार भारत का वायसराय पुर्तगाली गवर्नर बना था। उसने भारत में शांत जल की नीति लाई, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि हिंद महासागर में जो भी नाव या फिर जो भी व्यापारी जाएगा लेकर या फिर लेकर आएगा उधर से, उस पर टैक्स वसूलता था या फिर जो भी करता था, ठीक है, ऐसा कुछ इसका नियम था। 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बन गया था भारत का। यह भारत के पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कौन? अल्बुकर्क, ठीक है। पुर्तगालों ने कार्टज अल्मेड़ा काफिला पद्धति द्वारा जहाज़ों के अरब सागर में प्रवेश की नियंत्रित करता था। अरब सागर यानी कि भारत जो भी है, इस प्रकार से भारत है ना आपका, तो इधर जो आपका बंगाल की खाड़ी है और इधर जो है आपका अरब सागर है। अरब मतलब जो भी आपके सऊदी अरब जितने भी देश हैं, बहरीन, कतर, मतलब जितने भी देश हैं वही साइड में, और सऊदी अरब है, ठीक है। सॉरी, अरब महासागर है, अरब सागर है, सॉरी। 78 जो है, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेप को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, खादर कहते हैं, या भांगर कहते हैं, भांवर कहते हैं, या तराई कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका खादर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेप को खादर कहते हैं। धरातलीय स्वरूप के आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। किन किन भागों में? तो भावर की बात की जाए तो भावर या शिवालिक की तलहटी से सिंधु से लेकर तीस्ता तक अवच्छिन्न रूप में मिलता है। इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है। कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण इसमें इतनी अधिक पारगम्य यानी कि छिद्र है कि नदियाँ यहाँ विलीन हो जाती हैं, गुप्त हो जाती हैं, मतलब खत्म हो जाती हैं। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। जब पानी बचेगा ही नहीं, पत्थर ही पत्थर है, तो कैसे कृषि हो पाएगा। तराई की बात की जाए, भावर के दक्षिण भाग में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पेटी है। अधिक आर्द्रता एवं वर्षा के कारण यह प्रायः दलदली क्षेत्र है। भावर प्रदेशों की लुप्त नदियाँ यहाँ पुनः सतह पर आ जाती है। बांगर की बात की जाए तो यह पुरानी जलोढ़ से निर्मित है। यह सामान्यतः बाढ़ या पानी नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पर प्रदेश के कंकड़ पत्थरों के कारण असमतल व उच्च भूमि पाई जाती है, उसे भूण कहा जाता है। खादर की बात किया जाता है, यह नवीन जलोढ़ से निर्मित मृदा है। यहाँ बाढ़ प्रायः प्रत्येक वर्ष के नई उर्वरता मिट्टी लाती है, अतः इस प्रदेश को कछारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान कहा जाता है, ठीक है। 79 नंबर बात किया तो राजीव और अभय ने एक व्यापार के निवेश किया और 2 और 3 अनुपात में निवेश किया है। लाभ को निवेश के अनुपात में विभाजित करना है, और राजीव जो है 40,000 निवेश किया है, तो कितना होगा। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार था, तो इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन है। आप देख सकते हैं, अगर नॉर्मल भी मैथ पढ़ा होगा आपने तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको सॉल्व करने नहीं जाऊँगा, वरना लंबी वीडियो हो जाएगी, तो फिर आप देखेंगे नहीं, तो क्या फ़ायदा उसके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये क्या 22 जून को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, या 22 मई को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर के सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। 1 मई को आपका विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को जो आपका विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को आपका लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को आपका कुष्ठ निवारण दिवस या शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। शहीद दिवस किसके लिए मनाया जाता है, तो आपका महात्मा गांधी के लिए मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को युद्ध निर्माण दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। और 28 अप्रैल को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1970 में पृथ्वी दिवस की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 81 है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था। तो बाणभट्ट ने किया था, हरिशरण ने किया था, कालिदास ने किया था, या फिर विष्णु शर्मा ने किया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरिशरण ने किया था, ठीक है।
ऑप्शन बी, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिश्चंद्र ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त के दरबार में शांति एवं युद्ध का मंत्री थे, यानी कि संधि विग्रह था। बाणभट्ट हरिश्चंद्र के दरबार में रहते थे। इन्होंने हर्ष चरित्र की रचना किया था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक थी, ठीक है। इन्होंने अभिज्ञान, शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंशम आदि की रचना की थी। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की मतलब पंचतंत्र की रचना की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो आपका सही विकल्प के नाम पर पहला है कि कुष्ठ रोग, टिटनेस या हैजा मस्तिष्कावरोधक, या ऑप्शन सी पोलियो, मोती झरा, या ऑप्शन डी निमोनिया, रेबीज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक है। हैजा, टिटनेस और कुष्ठ रोग, ये सारे आपके जो है जीवाणु जनित रोग हैं, ठीक है। और विषाणु जनित भी रोग होते हैं। आप जैसे इस प्रकार से देख सकते हैं, इसमें जैसे आप देखेंगे कि क्या कह रहा है कि रोग का नाम, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, रोग का नाम कुष्ठ रोग, ये किस कारक के कारण से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लिप्री या लिप्रोमेटोसिस जीवाणु के कारण से होता है। और संक्रमण जो होता है लंबे समय तक कुष्ठ रोगों के संपर्क में रहने के कारण से होता है। शरीर के जिन स्थानों पर यह रोग होता है वहाँ संवेदनशील रहने पर समाप्त हो जाती है, मतलब कि महसूस ही नहीं होता है कुछ। इस स्थान की त्वचा मोटी हो जाती है, नाड़ियाँ संकुचित हो जाती है तथा रंगहीन धब्बे बन जाते हैं। हाथ तथा पैरों की उंगलियाँ घाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसका निवारण क्या है कि उपचार क्या है? तो सल्फा ड्रग का प्रयोग करना और घाव को साफ रखना, ठीक है। और टिटनेस की बात किया जाए, टिटनेस दूसरा बीमारी हो गया आपका कि टिटनेस को क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के कारण से होता है। शरीर के किसी भी भाग में चोट लगने पर घाव बन जाते हैं, जिसमें जो आपके जीवाणु धूल, गोबर आदि के रूप में जो है शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, जिससे आपके तेज बुखार, शरीर के ऐंठन हो जाती है, जबड़े में मांसपेशियों की सिकुड़न हुई अवस्था हो जाती है और जबड़े बंद हो जाते हैं और पूरे शरीर धनुष के आकार में जकड़न पैदा कर देती है। इसका उपचार क्या है कि एंटी टिटनेसी वैक्सीन का प्रयोग करना, पेनिसिलिन का प्रयोग करना, एंटी सीरम इंजेक्शन का लगवाना और बच्चों में डीपीटी का टीका लगवाना, ठीक है। हैजा की बात करते हैं तो अभी पढ़ा था हमने, हैजा जो है विब्रियो कोलोरी नाम की एक जीवाणु के कारण से होता है। ये जीवाणु के कारण से होता है, ऊपर नीचे जो है विषाणु के कारण से होगा। देखिए ये विषाणु, ये जीवाणु, दो अच्छी चीज़ें होती हैं। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि हैजा जो है किस प्रकार के मतलब जीवों के कारण किस प्रकार के मतलब किस प्रकार के जीवाणु या फिर विषाणु किसके कारण से होता है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका खाने की वस्तुएं दूषित होती हैं तब आपको हैजा होता है। उल्टी एवं दस्त, जल की कमी, पेशाब बंद हो जाना और हाथ पैर में ऐंठन हो जाती है, रोगी की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। ये इसका उपचार है ठंडी वस्तुएं, अमृत धारा तथा हैजो का टीका लेना, पानी उबालकर शुद्ध करके पानी पीना है, ठीक है। पोलियो कैसे होता है? तो पोलियो विषाणु के कारण से होता है। ये जल एवं भोजन के द्वारा होता है। मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं एवं हाथ पैर निष्क्रिय हो जाते हैं। बच्चे विकलांग हो जाते हैं कि चीज़ 2 बार लिख दिया है। पोलियो टीकाकरण के बचाव से संभव है ये। रेबीज जो होता है आपका कुत्ता बिल्ली काटने से होता है, तो देख सकते हैं रेबीज विषाणु कारण से होता है। जब ऐसे जानवर के काटने से होता है जिसमें रेबीज विषाणु विद्यमान होते हैं, जैसे पागल कुत्ता और बिल्ली। सिर दर्द करते हैं, गले में दर्द होता है, हल्का बुखार होता है 2 या 10 दिन तक। इसके प्रारंभिक लक्षण है कि बाद में रोगी पानी से भी डरने लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। रेबीज का टीके लगवाना, घाव को साबुन से अच्छी तरह से साफ करना, ठीक है। निमोनिया की बात किया जाए तो निमोनिया जो अभी हमने पढ़ा था कि डिप्लोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु से होगा, जिसे तेज बुखार हो जाता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इस रोग के ग्रसित ठंडा से बचाते हैं, एंटीबायोटिक्स औषधियाँ प्रयोग में आते हैं, ठीक है। बिहार के क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का क्षेत्रफल। और ग्रामीण क्षेत्र जिसमें से 92,358 वर्ग किलोमीटर है और शहरी क्षेत्र 1804 वर्ग किलोमीटर है अवस्थित। इस भारत की उत्तरी पूर्वी भाग में मध्य और निम्न गंगा बेसिनों में बिहार अवस्थित है। उत्तर पूर्वी
उत्तर पूर्वी भाग में मध्य और निम्न गंगा बेसिन में बिहार अवस्थित है। इसका बात किया जाए तो राज्य का देशांतरी विस्तार तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक। राज्य के देशांतरी विस्तार की बात किया जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड और 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है। बिहार का आकार जो है आयताकार है, लगभग आयताकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर जो है 13वां है और सिर्फ राज्यों की बात की जाए तो 12वां है। ठीक है, तो यहाँ पे और बात करते हैं उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई जो है आपका 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम जो आपको इसकी चौड़ाई जो है 483 किलोमीटर है। समुद्री तट से इसका जो है 173 फीट ऊंचा है जो कि 53 मीटर होता है और समुद्री तट से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। जो भी समुद्र है आसपास में बंगाल की खाड़ी उससे 200 किलोमीटर दूर है। सीमाओं की बात किया जाए तो उत्तर में नेपाल है, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में आपका झारखंड है और पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इसका है पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है और सबसे उत्तरी जिला जो है पश्चिमी चंपारण है, सबसे दक्षिण में गया है और सबसे पश्चिम में आपका कैमूर है और सबसे पूर्व में किशनगंज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है कि 1991 में भारत के आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? तो राजकोषीय घाटा था, गरीबी था या भुगतान संतुलन का संकट था या फिर मुद्रास्फीति था? तो क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन सी होगा आंसर, भुगतान संतुलन का संकट था। तो 1991 सुधार भारत के स्वतंत्रता के बाद इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था जिससे अर्थव्यवस्था की प्रकृति को मौलिक तरीकों से बदल दिया गया है। भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या ने वर्ष 1991 में आर्थिक संकट का जन्म दिया। इससे निपटारे के लिए भारत के आर्थिक प्रतिष्ठान ने भारत के व्यापक आर्थिक बैलेंस शीट को सुधारने के लिए एवं विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी सुधार एजेंडा शुरू किया गया। 1990 के बाद भारत की आर्थिक रणनीति थी कि इसके तहत आर्थिक व्यवस्था का हावी होना और विकास की गति की बाधित करने और गैर जरूरी नियंत्रणकारी और परिमित के विशाल तंत्र को समाप्त कर दिया गया। इसके तहत राज्य की भूमिका को आर्थिक लेन देन के सूत्रधार के रूप में और वस्तु और सेवाओं के प्राथमिक प्रदाता के बजाय तटस्थ नियामक के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है, ये आपका मतलब वो था। इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रेनलिन को कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं और इसको एड्रेनिन और एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए कि यह हार्मोन हृदय संबंधन की दर को बढ़ाता है। यह हार्मोन रोंगटे खड़े होने वाले प्रेरित करता है। यह आँख की पुतलियों को फैलाता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले इस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, लड़ो और उड़ो। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थापित है जामनगर में। ठीक है, भारत की प्रमुख समुद्री संरक्षित क्षेत्र महात्मा गांधी समुद्री उद्यान की बात किया तो वंडूर में दक्षिण अंडमान में, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान रीची आर्कीपलाव में अंडमान में है, लोहा बराक अभ्यारण्य दक्षिणी अंडमान में है, कैंपबेल अभ्यारण्य मध्य अंडमान में है, गालाथिया खाड़ी अभ्यारण्य ग्रेट निकोबार में है, पैट्रिक वन्यजीव अभ्यारण्य लक्षद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 87 जो आपका है कि अंत्योदय अन्नपूर्णा कब लागू की गई थी? तो यह अन्नपूर्णा लागू की गई थी 2000 में। ठीक है, तो 2000 में लागू किया गया था। ये आपका पूरा चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं किस प्रकार से सारे जो है जितने भी दिया गया है अन्नपूर्णा जो आप कहीं देख सकते हैं अन्नपूर्णा अंत्योदय अन्नपूर्णा जो है 2000 में लागू किया था। निर्धनों से सबसे निर्धनों मतलब गरीबी से सबसे गरीब जो आदमी 35 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा, 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल। ठीक है, इस हिसाब से आपका था। तो नेक्स्ट बात किया जाए कि आपका है 88 नंबर भारत के संविधान के 7वें संशोधन के तहत 1956 के द्वारा हटाया गया था। क्या हटाया गया था? तो आपका भाग 7 नंबर को हटा दिया गया था। ठीक है,
भारतीय संविधान के भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 को हटाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के लागू करने के लिए यह संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। 7वें संविधान संशोधन द्वारा 238वें अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया था। इस संशोधन द्वारा क, ख, ग, घ श्रेणी के राज्यों को वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया था। भारत को 14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया था। पहले भारत के जो है क, ख, ग, घ 4 प्रकार के राज्य के रूप में मतलब भारत को विभाजित किया गया था, लेकिन बाद में इसको 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विघटित कर दिया गया था। इन राज्यों के नामों और सीमाओं का उल्लेख करते हुए प्रथम अनुसूची के स्थान पर एक नई अनुसूची को अंतः स्थापित किया गया था। पहले अनुसूची की जगह पे उसको फिर दोबारा संशोधित किया गया था। संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति, संघ की न्यायपालिका तथा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। इसे अनुच्छेद 52 से 151 तक देखा जाता है। और अनुच्छेद 6 मतलब भाग जो 6 है वो राज्य से संबंधित है, जो कि 152 से 237 तक है। और संविधान के भाग 8 जो है वो संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख करता है, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक है। 238 यहाँ पे जो है 238 को निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। तो 89 नंबर क्वेश्चन है कि प्रक्षेप जिसमें केंद्र के सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही दर्शाया जाता है डैश कहलाता है। तो आपका ऑप्शन होगा दिगंशीय प्रक्षेप की बात किया जाए तो यह वह प्रक्षेप है जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही दर्शाया जाता है। यह प्रक्षेप नौपरिवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जाल का प्रकाश डालकर प्राप्त की गया प्रक्षेप कहलाता है। इसके द्वारा पृथ्वी की पूर्ण या किसी भाग के अक्षांश देशांतरी कल्पनाओं रेखाओं को सहायता से प्रक्रिया प्रक्षेप कहलाती है। होमोलोग्राफी की बात किया जाए तो एक समान क्षेत्र प्रक्षेपण जिसमें असमान क्षेत्र के बीच अनुपात सही ढंग से दिखाया जाता है। यथाकृतिक वास्तविक या वास्तविकता के अनुसार एक शब्द किसी वस्तु की वास्तविक तथ्यों को संकेतित करने के लिए प्रयुक्त होती है। कोई घटना या स्थिति जो वास्तविकता में उपलब्ध है उसे यथाकृतिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की बात किया है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत में जा सकते हैं? तो भारत से तिब्बत में जो है आप भारत और चीन की सीमा को पार करके जा सकते हैं। भारत और नेपाल की सीमा को पार करके जा सकते हैं। भारत और भूटान की सीमा को पार कर सकते हैं, लेकिन भारत और म्यांमार की सीमा को पार करके नहीं जा सकते हैं। यानी कि सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लिखा है कि भारत और म्यांमार की सीमा के पूर्व में स्थित, जबकि तिब्बत उत्तर में दिशा में अवस्थित है। इसको मैप के द्वारा समझते हैं कि भारत ये है आपका, मान लीजिए, और नेपाल ये है और तिब्बत यहाँ पे है और म्यांमार यहाँ पे है। तो आप इस सीमा को, भारत और म्यांमार की सीमा को पार करके तिब्बत में कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं ना। तो आपको भारत और नेपाल की सीमा पार कर जा सकते हैं, और भारत भूटान की सीमा को पार कर जा सकते हैं। भारत और चीन की सीमा को पार करके तिब्बत में जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC 0.8 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा 5 होगा। किस प्रकार से 5 होगा तो देखते हैं कि 0.8 गुणक जो होता है वो MPC प्लस MPS 1 होता है, बराबर MPS प्लस MPC को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो लेकिन यहाँ पे MPC इक्वल टू 1 माइनस MPS है, तो MPS इक्वल टू 1 माइनस MPC बराबर 0.8 और MPC प्लस MPS बराबर 1 होता है, तो 0.8 प्लस MPS बराबर 1 होगा। ठीक है, MPS इक्वल टू 1 माइनस 0.8 इक्वल टू 0.20 और 20 को अगर हम आपको जो है इस सूत्र के रूप में ढाले, यह सूत्र है कि इक्वल टू 1 बाई MPS बराबर 1.1 बाय 0.20, तो 100 में 0.5 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो सेकंड मेथड ऐसे दिया हुआ है, डायरेक्ट सूत्र को जो है 1 माइनस MPS कर दिया गया है यहाँ पे। और ये बात कर रहा है कि वह 1000 रुपये की राशि को 10% की वार्षिक दर
के हिसाब से साधारण ब्याज पे और चक्रवृद्धि ब्याज पे दोनों को दिया जाए तो 4 वर्ष बाद इन साधारण ब्याज पे जो मिलेगा और चक्रवृद्धि ब्याज पे जो मिलेगा उसका अंतर क्या होगा, वही क्वेश्चन क्या आ रहा है। तो आपको इस हिसाब से आपका सूत्र दिया है, सूत्र हिसाब से आप सॉल्व करके जान सकते हैं। या फिर इसका दूसरा मेथड भी होता है, आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि 1000 रुपये है ना, 1000 रुपये आपका दिया हुआ है और ये 4 साल की बात कर रहा है, 4 साल, तो 1000 का कितना परसेंट दिया था, 1% का 10% दिया था, तो 1000 का 10% 100 हो जाएगा और फिर यहाँ पे भी 100 हो जाएगा और फिर तीसरे साल में भी 100 हो जाएगा और चौथे साल में भी 100 हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये 100 पहला साल है तो इसका अलग से कहीं किसी कोई मतलब ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन जब जैसे ही आप दूसरे साल में जाएंगे तो इसका भी ब्याज लगेगा। जो 100 मिला था ब्याज के रूप में, 100 रुपये मिला था, उसका भी ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 100 का भी 10% 10 हो जाएगा और यहाँ पे भी 10% हो जाएगा और यहाँ पे भी 10% हो जाएगा, ठीक है, 3 बार 10%। और फिर यहाँ पे देखा जाएगा कि तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं तो फिर आपका इसका भी 10% लगेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी 10% लगेगा तो 1 हो जाएगा और फिर जो है ये तो इसका हुआ था ना, उसके बाद फिर आपका मतलब ये 110 हो जाएगा ना, तो इसका 11 लगेगा, ठीक है। इसका 11% हो जाएगा और फिर इसका फिर 11% यहाँ पे भी हो जाएगा, 11% मतलब 10% का 11 हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा और फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, 121 हो जाएगा। फिर 121 का मतलब 10% करेंगे तो 12.1% होगा। आप इस सभी को जोड़ दीजिए और जो है और 1000 का 4 साल के लिए साधारण ब्याज 400 हो जाएगा, 400 में से घटा दीजिए, आपका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका आंसर आएगा 464 जो है आएगा, लेकिन उसमें 64 ही सिर्फ आपका अंतर होगा, ठीक है। 64.1 मतलब जो हो वही आपका उत्तर होगा। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था, तो ये आपका किया था ऑप्शन डी जो है अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। उस हिसाब से आप देख सकते हैं इंडियन विंस फ्रीडम नामक पुस्तक भी अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। पहाड़ छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। 14 जुलाई 1942 को अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति के बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि अनुसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य कौन थे, अनुसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य कौन होता है, तो राज्य सरकार का मनोनीत होता है, ठीक है। तो ये अधिसूचित क्षेत्र का शहरी स्थानीय सरकार के 8 स्वरूपों में से एक अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूची होती है। ये शहरी 8 सरकारें हैं, मतलब शहरी 8 स्थानीय सरकारों के स्वरूप है, ठीक है। 8 प्रकार के नगर निगम होता है, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र, नगर क्षेत्र समिति या छावनी बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, विशेष प्रयोजन एजेंसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल के स्थायी बंदोबस्त को प्रस्तावक था, तो जॉन शोर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि ध्वनि का वेग सबसे तेज कहाँ होता है, तो स्टील में होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिया गया है कि ध्वनि का सबसे तेज होता है, इसका पूरा हिसाब किताब दिया हुआ है कि इसमें कितना होता है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। सबसे तेज जो होता है आपका एल्युमिनियम होता है 64 से 20, निकल होता है 40-60, ठीक है। उसी प्रकार से ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है, तीनों प्रकार में दिया हुआ है, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वां संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। उस हिसाब से आपका सारा ये उल्लेख किया गया है 42वां संशोधन के द्वारा, ये आप देख सकते हैं। इस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। और ये क्वेश्चन 98 नंबर मैथ का क्वेश्चन है ये, ठीक है, श्रेणी का और मैथ का क्वेश्चन बने जाते हैं। 98-99 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, तो ये आपका शुरू किया था विनोबा भावे ने, ठीक है। उसके बाद आप फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू ने जुड़ गए और उसके साथ साथ ब्रदर तीसरे नंबर पे जुड़े। फिर जब इन्होंने तो महात्मा गांधी ने जब शुरू किया था तो यही आगे चलकर दिल्ली चलो आंदोलन का रूप लिया था 1941 में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्नलिखित में जिले में से कौन सा उत्तर पश्चिमी जलोढ़ दोमट, ठीक है, मैदानी का भाग है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानी भाग का भाग नहीं है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिया नहीं है, ठीक है। बिहार राज्य का पूर्णिया जिला उत्तर पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदान का भाग नहीं है। पूर्णिया जिला उत्तर पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदान के अंतर्गत आता है, ठीक है, उत्तर पूर्वी में आता है। तो ये आपका इस प्रकार से आपका मतलब इसका एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे आपका उत्तर पश्चिमी जलोढ़ पूर्वी में है और ये आपका उत्तर जलोढ़ पूर्वी क्षेत्र में है और यहाँ पे जलोढ़ पूर्वी में है और ये पश्चिमी में है, ठीक है। इस हिसाब से आपके इसे 3 जिले आते हैं और यहाँ पे पूर्णिया है, ये पूर्णिया पूर्वी में आता है ना कि पश्चिमी में, ठीक है। और ये आपके जिलों के साथ साथ आपके पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो ये थी हमारी 100 क्वेश्चन की जो है सीरीज। ये सेकंड पार्ट था। इससे पहला पार्ट जो है जो 40 क्वेश्चनों का था वो हमारा चैनल पे पहले से ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी और कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को पे कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।